First question, what is फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म हम लोग समझे, इंट्रोडक्शन क्लासेस वगैरह तो हो चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव हम लोग देखते हैं, किताब पर नजर रखेंगे। सबके पास किताब है? किताब निकाल लीजिए फास्ट। कह रहा है कि लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने दो देशों के बारे में पढ़ा था ना, बेल्जियम एंड श्रीलंका। दोनों ही देशों में किस चीज के लिए अध्ययन किया गया था बताइए? दोनों देश में कॉन्ट्रास्ट किस चीज का था, तुलना किस चीज का किया गया? बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक। दोनों ही देश क्या थे? बोथ कंट्रीज वे आर डेमोक्रेटिक, है ना? दोनों में अंतर क्या था? व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्री? While both countries are the democratic country, what are the differences? Differences of power sharing। दोनों ही देशों में किस चीज के डिफरेंसेस थे? पावर शेयरिंग का। बेल्जियम में पावर शेयरिंग जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एकोमोडेशन होता है, बेसिस ऑफ एकोमोडेशन। मतलब समझदारी के आधार पर यहां पे क्या किया जाता है? पावर का शेयरिंग किया जाता है। लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग किसके आधार पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटिज्म। यानी यहां पर जो पावर का शेयरिंग किया गया वो बहुसंख्यकवाद। किस चीज की बहुसंख्यकवाद लिया गया था भाई? किस चीज का बहुसंख्यकवाद था? यहां पर कौन से शब्द ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटिज्म लिया गया था ना? सिंघालास मेक द गवर्नमेंट इन 1956 बनाया गया। सेम चीज को कह रहा है कि लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? अंतर। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट देख लिया कि दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रास्ट था। यहां पर जो सरकार बनी in Sri Lanka, the government was formed on the basis of majoritism, but in Belgium, the government was formed on the basis of accommodation. ठीक है? You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and given this power to the regional government. ध्यान देंगे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडेड किया गया था, मतलब संवैधानिक बदलाव किए गए थे। क्या संवैधानिक बदलाव था भाई? द पावर टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गिवन टू रीजनल गवर्नमेंट। ये हुआ था, याद आ रहा है आपको? पावर जो था वो किससे लिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया गया। और किसको दिया गया था? रीजनल गवर्नमेंट को दिया गया था। और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इंट्रोडक्शन, फेडरलिज्म का जब हम डिफिनेशन समझ रहे थे तो वहां पर यही पढ़ाया गया था कि व्हेन
power taken away from the central government and given to the taken away from center and state government and given to the local government. This is known as decentralization. पढ़ाया गया था. यहां पर भी क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के किसको दिया जा रहा है, रीजनल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है. ये क्लियर हो गया. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. कह रहा है कि ये जो रीजनल गवर्नमेंट है, कहां की बात कर रहा है, बेल्जियम की बात कर रहे हैं. यहां से एरो आ रहा है बेल्जियम का, हम लोग इस साइड में बेल्जियम को ही पढ़ रहे हैं. कह रहा है कि रीजनल गवर्नमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि उसमें अमेंडमेंट हुआ तब उसके पास पावर था. रीजनल गवर्नमेंट के पास पावर जो थी, शक्तियां जो थी, वो बहुत पहले से थी. ध्यान से समझेंगे इसको. जो वहां की स्थानीय सरकार थी, जिसको रीजनल गवर्नमेंट, या हम किस नाम से जानते थे वहां पर, कम्युनिटी गवर्नमेंट. यहां पे लिख दे कम्युनिटी. बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता था, कम्युनिटी गवर्नमेंट को. अर्लियर भी पावर थे. अर्लियर ये सरकारें थी कहां पर, बेल्जियम में. ये कोई नई सरकार आफ्टर अमेंडमेंट, ये कोई नई सरकार नहीं बनी है. ये सरकार पहले भी बेल्जियम में एग्जिस्ट करती थी, मतलब थी वहां पर. But all these powers were given to this government and could be withdrawn by the central government. लेकिन उस समय क्या होता था, जिस समय ये पावर थी कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास, कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था उसके पहले क्या कर लिए जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहता था, वेन एवर सेंट्रल गवर्नमेंट वांट, द पावर कैन बी विड्रॉ फ्रॉम द कम्युनिटी गवर्नमेंट. ध्यान से समझ रहे हो, समझ में आ रही बात. यहां दो चीज समझिए कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां की बात कर रहे हैं हम, बेल्जियम की बात कर रहे हैं. ये पहले भी था, बिफोर अमेंडमेंट, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड, पहले भी थी. लेकिन अंतर क्या है, पहले में और अब में अंतर क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया तब ये जो पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास जो पावर आई, उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट अब वापस नहीं ले सकता है. अब पहले क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो जब चाहता सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को क्या कर सकता था, वापस ले सकता. हम क्या कहेंगे कि till the constitution amendment was not in Belgium for the community government, the power should be taken by the central government. Or after the amendment in the constitution, when the constitution was amendment in the favor of the community government, and whatever the power provided to the community government, these power could not be withdrawn by the central government. अब इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट वापस नहीं ले सकता था. पहले ये ले सकता था, संवैधानिक सुधार होने के बाद अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ये नहीं है, तो उस पावर को क्या कर सकता है, वापस ले सकता है. क्लियर हुआ. पहले में और अब में अंतर हुआ. तो पहले में और अब में अंतर होने के बीच की कड़ी क्या, जो कड़ी है वो क्या है, किस चीज को लेकर के डिफरेंसेस हो गया, द डिफरेंसेस ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ध्यान से समझ लेना. पहले जो था कम्युनिटी गवर्नमेंट का पावर छीन लिया जाता था, वापस ले लिया जाता था, मर्जी थी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की. अब उस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट चाह करके भी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अमेंडमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सुधार कर दिए गए और पावर जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को पूर्णतः क्या कर दिया गया, उपलब्ध करा दिया गया. क्लियर. All these powers were given to this government and could not be withdrawn by the central government. The changes took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. लेकिन कह रहा है कि 1993 में, याद रखेंगे इसको, 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पावर को, कम्युनिटी गवर्नमेंट की किसी भी शक्ति को, व्हाट एवर द पावर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट, दिस पावर कुड नॉट बी विथड्रॉ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर. लाइट जरा जरा जी.
लाइट जले वहां से, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखें, Thus Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. अब अगला जो शब्द है वो ये समझना, यूनिटरी, यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिटरी का मतलब क्या है? एकल सरकार, एकात्मक सरकार, ठीक है, एकल सरकार या एकात्मक सरकार। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? संघीय व्यवस्था। देखिए इधर, एकात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? संघीय सरकार। ये कब था यूनिटरी गवर्नमेंट और कब बन गया फेडरल गवर्नमेंट? क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बेल्जियम कब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और कब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया? ब्लैक बोर्ड पर देखकर बताओ, या जो भी अभी वॉट एवर यू हैव स्टडी ऑन दैट बेसिस यू जस्ट फाइंड आउट द रीजन व्हेन बेल्जियम बिकम अ, when Belgium was a unitary type of a government and when it become as a federal form of government, ये बताइए। आफ्टर 1993, यानी जब यूनिटरी का मतलब क्या हुआ? जब राज्य सरकारें या कोई भी स्तर की सरकार, एनी टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट, आइदर इट मे बी द स्टेट गवर्नमेंट और इट मे बी द रीजनल गवर्नमेंट, व्हेन दिस टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट हैव टू सबऑर्डिनेट to the central government or answerable to the central government, such type of a government is known as a unitary form of government। यानी जब किसी भी स्तर की सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार हो या सामुदायिक सरकार हो, उसको केंद्र सरकार को क्या करना पड़े? जवाब देना पड़े, आंसर उसको बताना पड़े, तो उस तरह की सरकार को हम एकल सरकार, एकात्मक सरकार के नाम से हम जानते हैं। But when any type of a government, either it may be the state government or the local government, it can legislate the law, it can execute the law, and the government should not be answerable or subordinate to the central government. In these cases, the government should be called as a federal government. क्लियर, समझ में आई बात? फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब कोई भी स्तर की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जब जवाब देना पड़े, यानी तीन ही तरह की सरकार होती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कम्युनिटी गवर्नमेंट, या इंडिया में ले लो तो लोकल गवर्नमेंट, ये तीन तरह की सरकार है। नियम क्या कह रहा है? नियम ये कह रहा है कि जब लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का कानून बनाता हो और उस कानून का एक्सप्लेनेशन देना पड़े किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस तरह की सरकार को हम क्या कहेंगे? यूनिटरी गवर्नमेंट। और जब वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है और फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म हो जाता है, तो वो अपने स्तर से कानून बनाएगा, कानून को लागू करेगा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में उस देश को हम क्या कहेंगे? हम फेडरल कहेंगे। तो व्हेन बेल्जियम कन्वर्ट एज अ फेडरल यूनिटी टू द फेडरल गवर्नमेंट इन 1993, क्लियर हुआ? 1993 में एकात्मक सरकार से, ठीक है ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। Thus the Belgium shifted from the unity to the federal form of government. Sri Lanka continued to be for all practically purpose a unitary system where the national government has all the power. Tamil leaders went Sri Lanka to become a federal system. लेकिन अब यहां पर अगर हम देखें, किसकी बात करें? श्रीलंका की, तो एक देश तो यूनिटरी गवर्नमेंट से किसमें कन्वर्ट हो गया? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि ये देश यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहा, क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारा पावर था, इसलिए कोई स्टेट गवर्नमेंट के पावर को कन्वर्ट नहीं किया। तो ये आपका कौन सा शब्द है भाई? कॉन्ट्रास्ट है। दोनों ही देशों के बीच मुख्य जो कॉन्ट्रास्ट है, अंतर जो है वो क्या हुआ कि इन बेल्जियम आफ्टर 1993 Belgium shifted as a unitary to the federal form of government, but in Sri Lanka
it continue still. It continue still means the power in Sri Lanka is existed in the hand of the central government. The power was not sharing between state government and the community government till the Tamil community is still demanding for their own sovereignty. इसलिए उनमें कोई सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बेल्जियम में क्या हो गया, सत्ता में परिवर्तन हो गया. दिस इज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन श्रीलंका एंड बेल्जियम. ठीक है, क्लियर हुआ. ये अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द बेसिक कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो क्या हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, क्या अंतर था दोनों में. डेट ईयर कौन सा है, 1993, यही सब लेकर के चलेंगे हम. कैसे लिखेंगे इसका आंसर. आफ्टर 1993 when constitution was amendment in Belgium, many power were taken away from the central and state government and given to the local government. Before amendment, these power were withdrawn by the central government whenever they want. But after constitutional amendment, this power could not be taken away from the community government or the state government. But in Sri Lanka, these powers are always registered in the hand of the central government. This power was not sharing in a state government and local government. These are the contrast between the Sri Lanka and the Belgium. क्लियर हुआ, क्लियर हो गया आंसर, पहला आंसर क्लियर हुआ. आगे कर रहा है कि फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग, व्हाट इज फेडरलिज्म, पहले भी पढ़ाया जा चुका है. इसका हम लोग आंसर देखेंगे. ये कॉन्ट्रास्ट वाला आंसर क्लियर हो गया. मुख्य हम लोगों ने क्या समझा है कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस बात को लेकर के अंतर था, ये क्लियर हुआ. किस बात को लेकर के अंतर था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं कि बेल्जियम में जो पावर हुआ, पावर का जो क्या हुआ, बंटवारा हुआ, वो कब हुआ, 1993 में हुआ. किस तरह का पावर का विभाजन हुआ था भाई. द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट. These power before the amendment of the constitution were taken away from the community government, but after amendment of the constitution, this power could not be taken away by the central and the state government. But in Sri Lanka, all the powers was existed in the hand of the central government. The power sharing was not done between state government and the local government. Still, Tamil community demanding separate electoral or a separate state, but these demands were not fulfilled by the central government. These are the contrast of the Belgium and the Sri Lanka. क्लियर हुआ. अब हम लोग जो आंसर ढूंढेंगे या आंसर जानने का प्रयास करेंगे, वो आंसर कौन सा है, कौन सा आंसर है भाई. व्हाट इज फेडरलिज्म, इंट्रोडक्शन क्लासेस के में पढ़ चुके हैं हम लोग. यहाँ पे कौन से दो शब्द याद रखने के लिए बोला गया था, कौन से दो शब्द, दो शब्द है सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी डिवाइडेड बाय क्या, बोलिए जल्दी से. सेंट्रल अथॉरिटीज और किसके बीच, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट. ठीक है. सेंट्रल अथॉरिटीज का मतलब केंद्रीय प्राधिकार और कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब अनुषांगिक इकाइयां. इनके बीच क्या होना चाहिए, पावर बंटना चाहिए. यानी तीन ही चीज है भाई, दो. पहला रो में क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट
डॉट डॉट डॉट, दूसरा क्या स्टेट गवर्नमेंट डॉट डॉट डॉट, तीसरा क्या लोकल गवर्नमेंट। ये एक केस हुआ। दूसरा केस क्या हुआ, लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनके मध्य क्या होना चाहिए, पावर्स बटा होना चाहिए। कैसे आंसर निकालेंगे हम, फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where powers is divided between central authority and its constituent unit। सेंट्रल अथॉरिटी क्या हुआ, सेंट्रल अथॉरिटी क्या हुआ भाई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या हुआ भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इनके बीच में क्या होना चाहिए, पावर्स बटा होना चाहिए। एक ऐसा देश जहां पर इस तरह का क्या हो, पावर का डिवीजन हो, उस देश को या इस तरह के पावर के डिवीजन को, प्रिंसिपल को क्या करता हो, फॉलो करता हो, या तो हो या फिर फॉलो करता हो। दोनों केस में वी कॉल्ड एज अ फेडरल कंट्री। समझ बात है। एग्जाम में याद रखने वाला कौन सा शब्द है, ये, इसको याद रखना जरूरी है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, कोई आप में से बता दे व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। यानी विश्व का कोई भी देश हो जहां पर सरकार की 3 संरचनाएं हो, सिंपल सा बात है भाई, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर और 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। विश्व का कोई भी देश हो जहां पर 3 स्तर की सरकार एक साथ काम करते हो, या 2 से अधिक स्तर की सरकार एक साथ काम करती हो। कौन कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इनके बीच क्या होना चाहिए, पावर्स बटा होना चाहिए। मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, और पावर किसके बीच में बटा हुआ है, सेंटर और स्टेट के ही बीच बटा हुआ है। और लोकल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट है, तो पावर तो 2 के बीच बटा हुआ है ना। सो वी कैन से दैट इज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। और किसके बीच में पावर बटा होना चाहिए, विधायिका। इसको क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका समझते हैं आप लोग कि गिरगिट की तरफ सिर हिलाना जानते हैं। लेजिस्लेचर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज लेजिस्लेचर, किसको कहेंगे, विधायिका। ये छोटे छोटे से, जब तक बेसिक कंसेप्ट 10th में हो सब, जब तक छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट नहीं होंगे क्लियर, यू हैव टू फेस प्रॉब्लम, समस्या होगी। बहुत सारे लोगों को नहीं आता, बट पूछेंगे नहीं। ईमानदारी से बताना किसको किसको नहीं आता है, ठीक है। लेजिस्लेट का मतलब होता है विधान करना। विधान का मतलब निर्माण करना। किस चीज का निर्माण करेंगे भाई, द इंस्टीट्यूशन, द ऑर्गेनाइजेशन, द बॉडी, ठीक है ना। संस्था हो, कोई निकाय हो, कोई इकाइयां हो, दैट कैन मेक द लॉ, जो कानून को क्या करता, बनाता। एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी बॉडीज दैट मेक्स अ लॉ इज नोन एज लेजिस्लेचर। क्लियर हुआ। कितने तरह के लेजिस्लेचर है हमारे यहाँ भाई, तो हमारे यहाँ 2 ही हैं। एक है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, और दूसरा है विधान सभा। ये सेंट्रल स्तर पर कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, और ये स्टेट लेवल पर कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है। हर राज्य में विधानसभा है, और देश के लिए तो पार्लियामेंट है ही। पार्लियामेंट का 2 भाग, लोकसभा और उसी तरीके से विधानसभा का भी 2 हिस्सा, विधानसभा और विधान परिषद, है ना। लोकसभा में बिल पास होते हैं, राज्यसभा में उसको क्या किया जाता है,
सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। अगर दोनों ही सभाओं से क्या हो गया भाई 2/3 की सहमति बन जाती है तो लॉ विल बी मेड। तो ये दो क्या हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, बॉडीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जो क्या करते हैं भाई विधायिका का निर्माण करते हैं यानी कानून बनाते हैं। तो देश में कोई भी विश्व का कोई भी देश हो जहां पर किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, लेजिस्लेचर हो यानी कानून बनाने वाली संस्था हो। अब कानून तो बेटा बन गया, अब कानून क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए यानी लागू होना चाहिए। तो ये भी एक संस्था है, ये एक अलग संस्था होगी जिसने कानून बनाया, ये एक अलग संस्था होगी जिसने कानून को क्या किया, लागू किया। दिस इज द सच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन दैट मेक द लॉ। इट मींस व्हेन द लॉ विल बी मेड, व्हेन लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इसको क्या होना चाहिए भाई, लागू भी होना चाहिए। कानून बनाते से फैक्ट्री में सामान रख दो बना करके, वो कंज्यूमर तक ना पहुंचे, तो मार्केट प्राइस का वैल्यू कुछ भी नहीं है। द गुड्स इज नॉट वैल्यूएबल till it is in a factory or it is in a godown, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कानून आपने बना दिया और ये जनता के बीच में नहीं आया, जनता ने उस पर जनता ने काम करना शुरू नहीं किया, तो वो एग्जीक्यूट करने का, कानून बना करके जनता के बीच लाने वाली जो संस्था है उसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं यानी इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, लागू करना। कानून बना दिया गया, कानून को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यहां पर साहब का विशेष रोल है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या करते हैं हम, इट्स सीइंग, ऑब्जर्विंग द बोथ टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, आइदर इट मे बी द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट मे बी द स्टेट गवर्नमेंट, दैट हाउ दिस टाइप ऑफ अ लॉ आर मेड, आइदर इट इज beneficial, it is supportive for the citizen or not, it is destructive for the citizen, it will always observed by the judiciary. So it is known as a check and balance। पढ़ चुके हैं आप, उसको क्या कहते हैं, संतुलन एवं नियंत्रण। क्लियर। तो फेडरलिज्म में हम लोगों ने यही समझा है कि व्हेन पावर आर शेयर्ड डिवाइडेड अमंग सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, विश्व का कोई भी देश हो बेटा उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अगर ये 100% सपोर्ट करता है तो फेडरलिज्म है, अगर इसके सिद्धांतों को क्या करता है तो फॉलो करता है, तो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, देख लेते हैं, ये ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज है। अब आपके एनसीईआरटी की किताब देखिए, किताब में कहा कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन। क्लियर है, यहाँ पे मैथमेटिक्स की तरह फॉर्मूला हो गया। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ, अब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो याद रखने वाला चीज नहीं है, तो दिमाग में है सबके। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड इट्स वेरियस, कर सकते हो, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट। याद हुआ, ये क्वेश्चन भी लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, सारा क्वेश्चन भी एक बार एक क्लास में और एक वीडियो में सारा क्वेश्चन भी लिखवा दिया है, पढ़ने से पहले सारे क्वेश्चन को करा दिया गया। अब कहा कि यूजुअली फेडरल हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देख लो भाई, कई बार इस शब्द को बोल दिया। सामान्यतः पे क्या होता है कि अगर कोई फेडरल कंट्री है तो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। 2 लेवल्स तो जनरली हो जाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एंड स्टेट। कम से कम 2 स्तर की सरकार होनी चाहिए, किस चीज के लिए, टू बी अ फेडरल कंट्री। ठीक है, और उसमें भी क्या होना चाहिए, कम से कम 2 स्तर की सरकार हो, तो स्टेट गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी होनी चाहिए। To make a law, to execute the law, to make a law and to execute the law, and in such cases, the state government should not be subordinate to central government। ये होना चाहिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट के बनाने के बाद पावर दे दिया, और पावर देने के बाद अगर वो कोई कानून बना रहा है
है ना। आप बड़े भाई कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम इस कानून को क्या करो, जब मर्जी में आएगा हम वापस ले लेंगे, सो वी कॉल दैट द कंट्री इज नॉट अ फेडरल कंट्री, हम कह देंगे कि वो देश फेडरल नहीं। तो क्या कर रहा है भाई, यूजुअली अ फेडरल कंट्री हैज अ टू usually a federation has a two level of government. One is the government for the entire country, एक पूरा देश, एक ऐसा सरकार जो पूरे देश के लिए हो। तो कौन सी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है। entire country is usually responsible for the few subjects of the common national interest, few subject of the common national interest मतलब राष्ट्र हित में, राष्ट्र के हित में इसके पास विषय होना चाहिए जिस पर यह कानून बना सकता है, कानून लागू कर सकता है, अपने तरीके से उसको देखरेख कर सकता है। यानी इसके द्वारा बनाया गया कानून पूरे टेरिटरीज पर, किसी भी देश के सीमा के अंदर, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, जहां तक उसकी सीमा गई हो वो पूरे सीमा तक उसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होंगे, लागू। ठीक है, एक ये सरकार फॉर इंटायर कंट्री, और दूसरी कौन सी सरकार भाई, द अदर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ द प्रोविंसेस, मतलब प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है, प्रांतीय स्तर की सरकार, और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। ये क्या करता है भाई, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है, ये देखरेख करता है। यानी दो स्तर की सरकार, एक पूरे देश के लिए और दूसरा एक प्रांत के लिए, जो डे टू डे प्रशासनिक गतिविधियों को पर क्या करता हो, नजर रखता हो। इस तरीके से फेडरलिज्म में क्या होना चाहिए, तो दो स्तर की कम से कम सरकार होनी चाहिए, तीसरे स्तर की सरकार हो तो और भी बेहतर है, बट द थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट शुड हैव सम पावर। देखिए उसको भी क्या होना चाहिए, कुछ पावर होना चाहिए। Both these level of the government enjoy power independent of the other, independent of the other मतलब इनके पास अपना पावर होना चाहिए भाई, ये अपने तरीके से काम करें, और इनके पास अपना पावर होना चाहिए, ये अपने तरीके से काम करें, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये दोनों का ही पावर दैट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और पढ़ाए थे हमने बताया हुआ आप लोगों को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्क्रुएंट लिस्ट। तो संविधान में केंद्र सरकार के पास कौन से विषय है, कौन से विषय पर वो कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन से विषय है, कौन से विषय पर कानून बना सकता है। इसलिए इंडिपेंडेंट पावर होना चाहिए। इट मींस बोथ टायर्स ऑफ अ गवर्नमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू ईच अदर। क्लियर हुआ? फेडरलिज्म शब्द समझ में आ गया, फेडरलिज्म क्या है। In this way, federations are constructed with a unitary government. इस तरीके से फेडरल जो है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रास्टेड है, मतलब बिल्कुल अलग हट करके। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही चीज होता है, the type of a unitary government is responsible to make the law। अगर आप रेस्पॉन्सिबल है कानून बनाने के लिए, then you have to subordinate or answerable to the central government। ये अंतर, एक ही अंतर है। यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर कोई कानून बनाते हैं आप तो आपको जवाब देना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर कोई कानून आप बनाते हैं तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटीज का आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब दोनों के बीच में अंतर है। किसके किसके बीच में, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन लिख लो जरा सा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फेडरल, सारा क्वेश्चन हम लिखवाया हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या अंतर है भाई, क्या अंतर है? यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अ सबऑर्डिनेट और answerable to the higher authority like the state government or the central government। If a state government make the law and it is a type of a unitary government, it means a state government is answerable to the central government। But in a federal type of government, if a state government make a law, the state government is not subordinate to central government। This is known as a federalism। Either there is only one level of the government or the sub unit or subordinate to the central government।
सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसका हो गया भाई? यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। उसको जवाब देना पड़ेगा, सब यूनिट हो, उसकी कोई इकाई भी हो, उसको भी सबऑर्डिनेट होना पड़ेगा, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। अब क्या कर सकता है? जब यूनिटरी होगा और जब जवाब देना होगा, यानी राज्य जो है वो अधीन है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगा, आदेश देगा कि आप ऐसा काम करो। लेकिन फेडरल होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई आदेश नहीं दे सकता। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैनॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। फेडरल में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्तर के सरकार को कोई आदेश नहीं देगा। स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जवाबदेह नहीं होता है। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से, हाँ एक शब्द है पीपल, ये पीपल जो शब्द है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है और स्टेट गवर्नमेंट। हम क्वेश्चन पूछेंगे या हम आंसर पूछेंगे, जनता आंसर पूछेगी, नागरिक उस देश का आंसर पूछेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टायर्स ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे को जवाब देने के लिए पक्ष में नहीं होंगे। ये क्लियर आंसर हुआ किसके बीच में अंतर निकालने के लिए? बिटवीन यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? चलिए आज क्लास ओवर, कल पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।